हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द गुरुजी क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 12th NIUS का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 6 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। आप इस चैप्टर नंबर 6 से इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कर लीजिए, वो सफिशिएंट है। मैं आपको एक एक क्वेश्चन समझाऊंगा, बताऊंगा किस तरीके से करने हैं और क्या आंसर हो सकते हैं। अगर आपको इनकी फ्री PDF चाहिए तो आप मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो कि है 8851 मैं आपको बताया था नंबर 8851450051 पर आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं और मैं आपको इन नोट्स की फ्री PDF प्रोवाइड कराऊंगा। थोड़ा PDF मिलने में आपको लेट हो सकता है, पर मिल जाएगी क्योंकि एग्जामिनेशन चल रहे हैं CBSE के, तो मेरी टीम उसके अंदर थोड़ा बिजी है, तो आपको जल्दी ही मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 6 पॉलिटिकल साइंस NIUS क्लास 12th का मौलिक अधिकार। देखिए, मौलिक अधिकार क्या होते हैं। मौलिक अधिकार के महत्व की कोई दो बात बताएं। हमें यह बताया गया कि मौलिक अधिकार होते क्या है। वो मौलिक अधिकार होते हैं जो हमारे संविधान के द्वारा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमें नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। मैं आपको बता दूं, हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। हमारे पास 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। एक स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा समानता का अधिकार, तीसरा एक आ गया मेरे पास स्वतंत्रता का अधिकार, एक आ गया समानता का अधिकार, एक शिक्षा का पाने का अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा शोषण के विरुद्ध अधिकार और छठा संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचार, ये हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। इन मौलिक अधिकारों के बारे में ये पूरा चैप्टर है। इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, देखिए हमें बता रखा है कि मौलिक अधिकार की महत्व, यानी कि इन 6 मौलिक अधिकारों का क्या महत्व है। मौलिक अधिकार नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है, आवश्यक परिस्थितियां प्रदान करते हैं। यानी कि नागरिकों के अपने व्यक्तित्व यानी कि उनके बिहेवियर के विकास के लिए आवश्यक परिस्थितियां प्रदान करते हैं। वह सरकार की निरंकुशता पर रोक लगाते हैं। देखिए, ऐसी सरकार जो अपनी बातें करी जा रही है, जिसको कोई स्टॉप भी नहीं कर पा रहा है, जैसे कि तानाशाह सरकार जो किसी टाइम में हिटलर की हुआ करती थी, उस हिटलर की सरकार को रोकने के लिए ऐसे मौलिक अधिकार अगर वहां पर दिए जाते नागरिकों को, तो उस सरकार को रोका जा सकता था। इसी सरकार के अगर दोबारा से कोई दूसरा प्रारूप ना बने, फोटोकॉपी ना बने, तो कोई ऐसी कॉपी ना बने, तो इसके लिए वो निरंकुशता पर रोक लगाने के लिए हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं। आपको एक क्वेश्चन और यहां पर आ रहा है, इसी के साथ ही लगता हुआ, क्या संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। देखिए, मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 31 भारत के संविधान अनुच्छेद 31 के अनुसार संपत्ति का अधिकार जो है वो हटा दिया गया था। हमारे पास एक केस था केशवानंद भारती का। केशवानंद भारती के केस के साथ में मैं आपको उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल मैं आपको बताता हूं, केशवानंद भारती के केस के साथ में संपत्ति का जो अधिकार था, जो कि इन 7 अधिकारों के अंदर एक और अधिकार था, संपत्ति का अधिकार। इस संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 के अंतर्गत हटा दिया गया था कि अब कोई भी व्यक्ति अपनी आय से ज्यादा संपत्ति को नहीं अर्जित कर सकता, नहीं रख सकता। तो इसलिए संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। तो यहां पर बोला गया है कि संपत्ति का अधिकार आज एक मौलिक अधिकार नहीं है। 44वें संशोधन, देखिए संशोधन क्या है, यानी कि हमारा संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचार जो है मौलिक अधिकार है, यह संशोधन करता है हमारे संविधान के अंदर। इसके अनुसार 44वें संशोधन के द्वारा इसे मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल बाहर कर दिया गया था। इसी के साथ ही संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने का क्या उद्देश्य है। देखिए, थर्ड क्वेश्चन मेरे पास क्या है, संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने का क्या उद्देश्य है, यानी कि इन मौलिक अधिकारों को, जो मौलिक अधिकार है, क्यों शामिल करा गया है। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे। निरंकुश शक्ति के प्रयोग से नागरिकों को बचाना, यानी कि ऐसी कोई शक्ति का ना बन जाना जिसको हम रोक ना सकें। जैसे कि मैं आपको बता दूं, कई देश अभी भी ऐसे हैं जहां पर अपनी निरंकुश शक्ति यानी कि राजा का, यानी कि वहां के मिनिस्टरों का हक चल रहा है और उनको रोका नहीं जा सकता। इसी चीज को रोकने के लिए मौलिक अधिकार बनाए गए। सामाजिक और आर्थिक कार्यों को प्रोत्साहन, यानी कि समाज के कल्याण के लिए और आर्थिक कार्यों के कल्याण के लिए प्रोत्साहन दिया गया, यानी कि बढ़ावा दिया गया। नागरिकों को विकास के अवसर प्रदान करे गए, यानी कि जो भी नागरिक थे उनको उनकी डेवलपमेंट के अवसर यानी कि अपॉर्चुनिटीज प्रदान करी गई। अल्पसंख्यक तथा पिछड़े वर्गों का संरक्षण करा गया, यानी कि जो पिछड़ी जाति के, अल्पसंख्यक यानी कि OBC वगैरह जो जाति के लोग थे, और पिछड़े वर्ग यानी कि और
एसटी जाति के जो लोग थे उनको भी संरक्षण यानी कि उनको भी सेफ्टी प्रदान करेगी। इसी के साथ ही अगला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, यहां पर मौलिक अधिकारों की कोई 2 विशेषता बतानी है। देखिए ऊपर भी मैं बता चुका हूं, अब इनके महत्व बताए थे, अब इसकी विशेषता बता रही है। यहां पर ऊपर हमने महत्व बताए थे, अब हम इसकी विशेषता यानी कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं। मौलिक अधिकारों को न्याय संगत है, यानी कि अगर न्याय चाहिए तो मौलिक अधिकार होने जरूरी है। इसका अर्थ यह है कि इनका उल्लंघन होने पर न्यायालय में न्याय की मांग की जा सकती है। यानी कि अगर मौलिक अधिकारों को हनन किया जाता है, यानी कि खत्म किया जाता है, यानी कि इनका मौलिक अधिकार किसी से छीने जाते हैं, तो हम न्यायालय में अपने लिए न्याय की मांग कर सकते हैं, या किसी और व्यक्ति के लिए भी न्याय की मांग कर सकते हैं। न्याय की मांग करने के लिए कुछ रिटें हमारे पास होती हैं, उन रिटों के थ्रू हम मौलिक अधिकारों की मांग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार सीमित है, यानी कि लिमिटेड है। इनके प्रयोग अनेक प्रकार के प्रतिबंध पर लगे हुए हैं। देखिए इनके प्रयोग पर अनेक प्रकार के, यानी कि हम इनको अलग तरीके से नहीं यूज कर सकते। मैं आपको बता दूं, देखिए सीमित है, लिमिटेड है। अगर मैं बोलूं कि स्वतंत्रता का अधिकार, अगर आपके पास स्वतंत्रता का अधिकार है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाके किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं, किसी को मारपीट कर सकते हैं, कहीं पर भी हमारी ऐतिहासिक धरोहर को खत्म कर सकते हैं। तो इस पर प्रतिबंध लगाया गया है, यानी कि लिमिट है, इसकी लिमिट, स्वतंत्रता के अधिकार की लिमिटेशन है। समानता के अधिकार का अगर मैं आपको बताऊं लिमिटेशन की बात करें तो यदि एक कक्षा के अंदर 10 विद्यार्थी हैं, 10 में के समान अंक प्राप्त नहीं हो सकते, किसी सबके अलग अलग अंक प्राप्त होंगे। यदि किसी व्यक्ति के 50 में से, किसी स्टूडेंट के 50 में से 10 नंबर आए हैं और किसी स्टूडेंट के 50 में से 40 नंबर आए हैं, तो मैं 50 में से 10 नंबर वाले को यह नहीं बोल सकता कि आपको भी 40 नंबर मिल जाएंगे क्योंकि समानता का अधिकार है। नहीं, वो गलत है। तो इसमें क्या है, ये लिमिटेशन हमारे को प्रदान करी गई है। अगला 5वां क्वेश्चन मेरे पास आता है, स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर लगी सीमाएं बताएं। देखिए हमारे पास जो स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है उस पर लगी सीमाएं बताइए। देखिए अपमानजनक शब्द, लेख दूषण और मानहानि, यानी कि डेफेमेशन जिसे इंग्लिश में बोला जाता है, लेख दूषण और अपमानजनक। मैं किसी को, स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि मैं किसी को भी अपशब्द बोल सकता हूं, कुछ भी गलत बात बोल सकता हूं, उसके मान की, उसकी डिग्निटी की हानि कर सकता हूं। न्यायालय का अपमान, मैं किसी न्यायालय का अपमान नहीं कर सकता, सिर्फ इस बात का फायदा उठाकर कि मेरे को स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है। दूसरी बात, सदाचार और नैतिकता, यानी कि सबके साथ सदाचार और नैतिकता की भावना मुझे रखनी पड़ेगी। दूसरा, राज्य की सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा मेरा कर्तव्य है, मुझे राज्य की सुरक्षा भी करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने राज्य की सुरक्षा ना करूं और देश की सुरक्षा के लिए भी मुझे हाथ बटाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास, भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के नाम बताइए। देखिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, अब मैं इसको प्रॉपर साफ राइटिंग में आपको यहां पर दिखाता हूं। देखिए समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक आचारों का अधिकार और शिक्षा का अधिकार। देखिए मैं आपको बता दूं, यहां पर थोड़ा गलत लिखा हुआ तो मैं आपको बताता हूं। देखिए समानता का अधिकार, समानता का अधिकार होता है कि सारे ही हमारे देश के नागरिक समान है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण से संबंध रखता हो, सब समान है। स्वतंत्रता का अधिकार, हर व्यक्ति को जन्म से स्वतंत्रता का अधिकार है, हर व्यक्ति जन्म से स्वतंत्र है, हर व्यक्ति जो भी कोई काम करने के लिए स्वतंत्र है, पर हमारे कुछ न्यायिक दायरे के अंतर्गत। शोषण के विरुद्ध अधिकार, किसी का भी शोषण किया जा रहा है, किसी की भी उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका फायदा उठाया जा रहा है तो ये शोषण है, इसके विरुद्ध पूरा अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपनाने, छोड़ने या नास्तिक होने का पूरा अधिकार रखता है। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, कोई भी व्यक्ति संस्कृति का और शिक्षा का पूरा अधिकार है, किसी भी कल्चर को अपने आप को आगे चलाने के लिए, और शिक्षा को। संस्कृति का अधिकार मैं आपको एक ऑलरेडी बता देता हूं। देखिए जैसे कि हमारे देश के अंदर हिमाचल के लोग हैं, हिमाचल के लोग एक शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंदर आते हैं, कुछ पिछड़ी जनजाति के लोग होते हैं जिन्हें इंडिजीनियस पीपल भी कहा जाता है और मूलवासी भी कहा जाता है। ये लोग संख्या में कम होते हैं, इनका कल्चर कम है, तो इनको पूरा अधिकार है कि अपने कल्चर को स्वतंत्र रखे, सेफ रखे, आगे चलने का। तो इसे बोला गया संस्कृति का। और हर शिक्षा का अधिकार ये बोलता है कि हर व्यक्ति को शिक्षा पाने का पूर्ण रूप से अधिकार है। संवैधानिक आचारों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का मतलब होता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर यदि कोई त्रुटियां हैं, कोई खामियां हैं, उनको यदि हमने ठीक कराना है तो मैं कोर्ट के अंदर ये अर्जी डाल सकता हूं कि हमारे संविधान के अंतर्गत इस पर्टिकुलर चीज को लेकर ये खामियां हैं, कृपया इसे ठीक करा जाए। मैं बता दूं, केशवानंद भारती का जो केस था उसके अकॉर्डिंग संविधान के मूलभूत ढांचे को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है, पर कोई भी संविधान के अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, वो हमारा कौन सा अधिकार है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए आगे पढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 मेरे पास आता है, भारतीय संविधान में वर्णित धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार को संक्षेप में वर्णन कीजिए। देखिए धर्म की स्वतंत्रता मैंने आपको बताया, जो ऊपर मेरा क्वेश्चन था धार्मिक स्वतंत्रता का, उसी से रिलेटेड बड़ा क्वेश्चन मैंने कराया। यहां पर बड़ा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने धारा 25, देखिए संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की धारा 25 से 28 यानी कि अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत सभी लोगों को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। इसका अर्थ यह है कि सभी व्यक्तियों को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को मानने, उसका प्रचार करने, उसके अनुसार अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना करने का पूर्ण रूप से स्वतंत्र अधिकार है। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता। देखिए मेरे देश का कोई धर्म नहीं है, जैसा कि मैं आपको बता दूं, मेरा जो देश है भारत देश, वो एक धर्म निरपेक्ष देश है, यानी कि किसी भी धर्म को ना मानने वाला मेरा देश है, उसके लिए सभी धर्म बराबर है, यानी कि एक सेक्युलरिस्ट हमारी कंट्री है। और किसी भी धर्म के साथ राज्य का कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता, तथा किसी को भी धर्म मानने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता कि किसी भी धर्म को आपको माना जाए या किसी का भी जबरन धर्म को बदला जाए। सरकारी स्कूल कॉलेज में धार्मिक शिक्षा की मनाही है। देखिए ऐसा कहीं पर भी नहीं होता है कि किसी धर्म को लेके, किसी ग्रंथ को लेके स्पेशल किसी स्कूल के अंदर शिक्षा दी जा रही हो और बढ़ावा दिया जा रहा हो और अन्य धर्म को दबाया जा रहा हो। और धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी सरकारी नौकरी से वंचित नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर धर्म से आप बिलोंग करते तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, ये भी सरासर गलत है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ऐसे किन्हीं दो आधारों का उल्लेख कीजिए जिन पर राज्य के नागरिक के बीच भेदभाव नहीं किया जा सकता। देखिए दो आधार बताइए जिन पर किसी राज्य के नागरिक के बीच में कोई भी भेदभाव यानी कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, कोई भी ऊंची नीच की बात नहीं कर सकती। मैं आपको बताता हूं कौन से आधार है हमारे वो। देखिए भारतीय नागरिकों को समानता का मौलिक अधिकार है, यानी कि सबसे पहला अधिकार जो था हमारा समानता का अधिकार, और राज्य के नागरिकों के बीच कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। संविधान की धारा 15 से 16, देखिए 15 से 16 के बीच में मौलिक अधिकार के समानता के अधिकार को दर्शाया गया है। अनुच्छेद 15 से 16 राज्य के भेदभाव को करने की मनाही की गई है। राज्य कई आधार पर नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं कर सकता। जाति, धर्म, लिंग, जन्म आदि के आधार पर नागरिकों के बीच कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार की दो आधार निम्नलिखित हैं। देखिए जाति और धर्म, इन जाति और धर्म के आधार पर राज्य के बीच में कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। देखिए आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे आप ऐसे ही साफ, सुंदर और लिमिटेड वर्ड्स में आप बिल्कुल सटीक आंसर लिखेंगे तो आपको बढ़िया नंबर मिलेंगे। और मैं आपको अपने चैनल पर पेपर से कुछ 15 या 20 दिन पहले कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि मेरी टीम निकाली है कि ये वो क्वेश्चंस है जो पिछले 10 साल से बार बार रिपीट हो चुके हैं और एक्सपर्ट्स ने बताया है कि 80% ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में आने की पूरी संभावना। मैं आपको 15 दिन पहले उसके ऊपर एक वीडियो बना के दिखाऊंगा। चलिए अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जिसका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये हमारी होती है एक रिट। क्या होती है हमारी? ये एक रिट होती है। रिटें हमारी 5 रिटें होती हैं। इसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि रिटें हमारी क्या होती हैं। वीडियो डालूंगा, आप उसकी वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं उसको अपडेट कर दूंगा। देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण आदेश का क्या अर्थ होता है? इस आदेश का अर्थ सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय द्वारा पुलिस अधिकारियों को यह आदेश द्वारा दिया जाता है कि इनके द्वारा बनाए गए व्यक्ति को तुरंत न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए। देखिए मैं आपको बताता हूं, यदि आपको या आपके किसी दोस्त यार को पुलिस जबरन बिना किसी वारंट या समन के उठा के ले जाती है, यानी कि गिरफ्तार कर लेती है, तो आप अपनी बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का यूज करके अपने आप को वहां से आजाद करा सकते हैं, बिल्कुल छुड़वा सकते हैं। कैसे? कि आपको यदि 24 घंटे के अंदर तुरंत किसी न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए, इसमें कोई भी पुलिस अथवा अन्य अधिकारी किसी नागरिक को गैर कानूनी तरीके से बंदी या गिरफ्तार नहीं कर सकता और अत्याचार नहीं कर सकता। देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण जरूरी नहीं है कि पुलिस के लिए हो। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। यदि स्कूल में या किसी जगह पर आपको किसी कमरे में बंद कर दिया जाए और आपकी इच्छा के विरुद्ध वहां पर आपको रखा जाए तो उसे बोला जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। आप उसको रिट का इस्तेमाल करके अपने आप को वहां से आजाद करा सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। अगला नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है निर्वारक नजरबंदी, जिसे बोला जाता है इंग्लिश के अंदर प्रिवेंटिव डिटेंशन। मैं आपको बता देता हूं निर्वारक नजरबंदी क्या होती है। आपने अगर आर्टिकल 371 मूवी देख रखी हो या आर्टिकल 371 के अंदर, मैं प्राइम मिनिस्टर का नाम, मैं उस मिनिस्टर का नाम नहीं लूंगा जहां पर जम्मू कश्मीर में उस मिनिस्टर को वहां पर बंद कर दिया गया था, तो मैं बताता हूं निर्वारक नजरबंदी क्या होता है। वैसे तो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत नागरिकों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार प्राप्त है। देखिए नागरिकों को पूरे अधिकार स्वतंत्रता प्राप्त है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से बंदी नहीं बनाया जा सकता और बंदी बनाए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी का कारण बताया जाना अनिवार्य है तथा 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के आज्ञा के बिना उसे बंदी नहीं रखा जा सकता। यहां से यहां तक मेरी होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट।
अब यहां पर एक एक्सप्लेनेशन आ जाती है, एक हमारे पास एक्सेप्शन आ जाती है, वो है परंतु। परंतु आता है कि राज्य की सुरक्षा, अखंडता की सुरक्षा हेतु निवारक नजरबंदी कानून बनाया जा सकता है। यदि राज्य को लगता है कि इस व्यक्ति की सुरक्षा, यानी इस व्यक्ति के खुले घूमने से, बाहर घूमने से राज्य की सुरक्षा में या उसकी अखंडता के ऊपर कोई भी हानि पहुंच रही है, लांछन लगने वाला है, तो किसी व्यक्ति को यदि राज्य की सुरक्षा, शांति और व्यवस्था के हित को देखते हुए उसका नजरबंद किया जाना या बंदी गृह में रखा जाना आवश्यक है, तो उसे बिना मजिस्ट्रेट के आज्ञा के उसे बंदी रखा जा सकता है। देखिए, अगर हमें लगता है कि वो व्यक्ति हमारे राज्य की सुरक्षा में या हमारे देश की सुरक्षा के लिए एक थ्रेट है, एक किसी तरीके का खतरा है, तो उसे बिना मजिस्ट्रेट की आज्ञा के उसे कहीं पर भी बंदी यानी कि रखा जा सकता है। इसकी अवधि 3 महीने 2 महीने की होती है। मैं बताऊं आपको कि बिना मजिस्ट्रेट की आज्ञा के उसे बंदी रखा जा सकता है। सरकार अधिकतर राजनीतिक बंदियों को इसके अंतर्गत पकड़ती है। देखिए, जो राजनीतिक बंदी होते हैं, यानी कि जो राजनीति के अंदर होते हैं, उन बंदियों को इसके अंतर्गत पकड़ती है, और देशद्रोहियों को, गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों को भी इसका, परंतु व्यक्तियों को भी, कौन कौन से व्यक्तियों को, जो देशद्रोही होते हैं और राजनीतिक व्यक्तियों को पकड़ती है सरकार। परंतु इनका मामला भी 2 महीने के अंदर सलाहकार, इससे अधिक समय के लिए सलाहकार मंडल के सामने रखा जाना चाहिए। देखिए, किसी भी बंदी को, किसी भी निवारक नजरबंदी के बंदी को आप 2 महीने से ज्यादा नहीं रख सकते, और मंडल के सामने, यानी कि जो कमीशन आयोग होगा, यानी कि जो कमीशन होगा, जो मतलब प्रॉपर इसी चीज के ऊपर देखरेख कर रहा होगा, उसके सामने इसके मसले को रखा जाना चाहिए। और इससे अधिक समय के लिए केवल सलाहकार मंडल की सहमति से, यानी कि जो सलाहकार लोग होंगे उनकी सहमति से ही इससे अधिक समय के लिए उसे रखा जा सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम इसके अंतर्गत बनाया गया है। कौन सा बनाया गया है? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम इस निवारक नजरबंदी के अंतर्गत बनाया गया है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस चैप्टर का। इसके साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा और आपका एक चैप्टर मेरी इस वीडियो के अंदर खत्म हो गया है। आप चाहें तो इस चैप्टर के नोट्स मेरे से फ्री पीडीएफ के थ्रू मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हैं, या नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ले सकते हैं, या फिर मेरे टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं। मौलिक स्वतंत्रताओं का किन आधारों पर उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है? लेकिन जो मौलिक स्वतंत्रताएं हैं हमारी, जो हमें स्वतंत्रता मौलिक अधिकारों के उस तरीके से प्राप्त है, उन पर कब हम उचित प्रतिबंध लगा सकते हैं? चलिए पढ़ते हैं। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति का मतलब बोलने की स्वतंत्रता पर अपमान, न्यायालय की अवमानना यानी कि न्यायालय को रिस्पेक्ट ना करना, सदाचार और नैतिकता, विदेशी से मैत्रीपूर्ण संबंध तथा राज्य की सुरक्षा के आधार पर उचित प्रबंध लगाए जाते हैं। यदि राज्य की सुरक्षा खतरे में है, विदेशों से मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं बनाए जा रहे हैं, तो इन पर प्रॉपर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं इसको। इकट्ठा होने के अधिकार पर सार्वजनिक शांति, देखिए कभी भी एक लोग इकट्ठा होकर सार्वजनिक शांति को भंग कर रहे हैं, भारत की अखंडता सुरक्षा के आधार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। देखिए, जब धारा 144 लगती है तो मतलब इसका मतलब कहीं पर भी 4 लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते, यानी कि धारा 144 के अंदर कोई भी 4 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, तो इसे इकट्ठा होने के ऊपर प्रतिबंध लगाया जाता है। नागरिक शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के इकट्ठे हो सकते हैं। देखिए, नागरिक जो है शांतिपूर्ण तरीके से बिना हथियारों के इकट्ठे हो सकते हैं, पर धारा 144 लगने पर नहीं हो सकते। वो भी संघ बनने के अधिकार पर देश की स्वतंत्रता, अखंडता, यानी कि कोई भी अगर ग्रुप बना रहे हैं और उसे देश की अखंडता, स्वतंत्रता पर, सार्वजनिक शांति व्यवस्था पर, राज्य की सुरक्षा, नैतिकता के आधार पर उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यानी ऐसा गुट बनाना जो कि देश की स्वतंत्रता, अखंडता या किसी धर्म को प्रवोक कर रहा है, यानी कि इंसाइट कर रहा है, उत्तेजित कर रहा है, जिससे हमारे देश की अखंडता और धर्मनिरपेक्षता को हानि पहुंचे, तो भी हम सार्वजनिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। इसके अलावा भारत के किसी भी भाग में आने जाने पर तथा किसी भी भाग में बसने की स्वतंत्रता पर, सार्वजनिक शांति की व्यवस्था को, राज्य की सुरक्षा, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के हितों में सुरक्षा के आधार पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। देखिए, जैसे हिमाचल के अंदर मैंने आपको बताया था, यदि हिमाचल के अंदर हिमाचली लोगों को हटाकर पूरे देश से लोगों को वहां बसा दिया जाए, तो हिमाचली जो कल्चर था, जो मूलवासी थे, जो इंडिजीनियस लोग थे, उनका कल्चर खत्म हो जाएगा, इनकी जाति खत्म हो जाएगी। तो एक तरीके से हमारे पास क्या है कि प्रॉपर अनुसूचित जाति तथा जनजातियों को हितों के मतलब जो खतरे हैं, तो इस वजह से उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और लास्ट तो है हमारे पास किसी भी व्यवसाय या काम धंधा करने की स्वतंत्रता पर सार्वजनिक हित तथा नैतिक सार्वजनिक व्यवस्था के आधार पर सरकार प्रतिबंध लगा सकती है। देखिए, अगर मैं आपको बोलूं कि दिवाली के टाइम पर जैसे पटाखों के ऊपर बैन कर दिया जाता है दिल्ली के अंदर, क्योंकि दिल्ली के प्रदूषण को देखते हुए ये बैन लगाए जाते हैं, और इससे क्या है कि पटाखों के व्यवसाय पर बंद लगाया गया, तो सरकार कर सकती है। और कुछ भी व्यवसाय अपनाने के लिए योग्यता निश्चित की जाती है, यानी कि अगर मैं
प्रॉपर अगर मुझे केमिस्ट की दुकान खोलनी है, उस केमिस्ट की दुकान को ओपन करने के लिए प्रॉपर मेरे पास लाइसेंस नहीं है, तो ये क्या है, मेरी स्वतंत्रता के ऊपर बंद लगाया गया। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही मेरा ये चैप्टर खत्म होता है। चैप्टर नंबर 6 मैंने आपको मौलिक अधिकार इस वीडियो के अंदर पूरा करा दिया है। एक एक क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट करा दिया। आप सिर्फ इतने ही क्वेश्चन पढ़ के जा सकते हैं, आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 7 की वीडियो आपको नेक्स्ट जल्दी ही मिल जाएगी। अगर आपने मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज कर लीजिए। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।